अभी हमने परागकोश या लघु बीजाणुधानी के परिवर्तन के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम आपको लघु बीजाणुधानी के परिवर्तन का फ्लो चार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सेक्स पराग। देखिए, हमने आपसे बात की थी कि लघु बीजाणुधानी का जो परिवर्तन होता है उस पर हमने विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि परागकोश का परिवर्तन कैसे होता है। हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि परागकोश का जब निर्माण होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में अविभेदित संजात कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इन कोशिकाओं के सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा का आवरण पाया जाता है। सबसे पहले इनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप 2 परागपुटों का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात 4 परागपुटों का निर्माण हो जाता है, अर्थात 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। इन सभी चीजों पर हम अध्ययन कर चुके हैं डिटेल से। देखिए, तत्पश्चात परागपुट की जो कोशिकाएं होती है, प्रत्येक परागपुट की जो कोशिकाएं होती हैं, ये परागपुट की कोशिकाएं क्या कार्य करती है कि ये परागपुट की जो कोशिकाएं होती हैं वो उनके प्रत्येक परागपुट की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित कुछ हाइपोडर्मल की कोशिकाएं या कुछ अधः त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तथा आसपास के अन्य कोशिकाओं की तुलना में इनमें जीव द्रव की मात्रा भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। जिन कोशिकाओं को हम प्रप्सु कोशिका कहते हैं, अर्थात कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रप्सु कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको आर्की स्पोरियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रप्सु कोशिकाओं में सबसे पहले परिणत विभाजन होता है। प्रप्सु कोशिकाओं में सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। प्रप्सु कोशिकाओं में जब परिणत विभाजन होता है तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसके पश्चात किसका निर्माण होता है, दूसरी कोशिका का निर्माण होता है जिसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो होती हैं वो किसके रूप में कार्य करती है, बाह्य परत के रूप में कार्य करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, आंतरिक परत के रूप में कार्य करती है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं में फिर क्या होता है, परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन के पश्चात आपको बताया था एंडोथीसियम, अंतःथीसियम की कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ में किसका निर्माण होता है, भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। भित्ति कोशिका का निर्माण होता है जिसको पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है। देखिए, एंडोथीसियम और भित्ति कोशिकाओं के निर्माण के पश्चात इन भित्ति कोशिकाओं में पुनः क्या होता है, परिणत और अपनत विभाजन होता है। परिणत और अपनत विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप मध्य परत, ध्यान से सुनना, किसका निर्माण होता है, मध्य परत का तथा टैपिटम की कोशिकाओं का निर्माण होता है। टैपिटम को कोशोतक के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। भित्ति कोशिकाओं में जब परिणत और अपनत विभाजन होता है तो मध्य परत और कोशोतक या टैपिटम की कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इज दैट राइट? देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो क्या हो गया है कि परागकोश की भित्तियों का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। परागकोश की भित्तियों का निर्माण हो गया है
और आपको पता है कि पराग कोश की कितनी भित्तियों का निर्माण हो गया। सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति होती है वो बाह्य त्वचा होती है, ये पहली होती है। दूसरी मैंने आपको बता दी एंडोथीसियम होती है। तीसरी परत का नाम मध्य परत होता है और चौथी का नाम क्या होता है, टेपिटम होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। देखिए प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या है, जो आंतरिक परत का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं या तो सीधे ही किसमें बदल जाती है, प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो जाती है, बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। और प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या तो सीधे ही किसमें बदल जाती है, प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका, और सीधे नहीं बदलती हैं तो इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सीधे ही बदल जाते हैं या फिर इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के फलस्वरूप प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु को क्या कहा जाता है, नर युग्मक भी कहा जाता है। लघु बीजाणु को क्या कहा जाता है, नर युग्मक भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है, परागकण भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, परागकण का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा लघु बीजाणु धानी के परिवर्तन का फ्लोचार्ट। आप इस फ्लोचार्ट का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के पश्चात लघु बीजाणु धानी का फ्लोचार्ट का भी आपने अध्ययन कर लिया, इसका आप लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर लिया। दोनों अध्ययन आप लोग कर चुके हैं और इस करने के पश्चात आप ये निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि लघु बीजाणु धानी या पराग कोश का जब परिवर्धन होता है तो परिवर्धन के फलस्वरूप जो पराग कोश होता है या लघु बीजाणु धानी होती है, उसमें स्पष्ट रूप से दो भागों को देखा जा सकता है। पहला भाग जो कहलाएगा वो कौन सा भाग कहलाएगा, पराग कोश भित्ति, और दूसरा कौन सा कहलाएगा, बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिकाओं को आप देख सकते हैं। अर्थात ये लघु बीजाणु धानी की संरचना का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, पराग कोश भित्ति से और बीजाणु जनन कोशिका से होता है। आइए अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस पर करने जा रहे हैं, लघु बीजाणु धानी की संरचना पर। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए लघु बीजाणु धानी या परागकोश का जब परिवर्तन आप लोगों ने परागकोश के परिवर्तन का आप लोगों ने अध्ययन किया तो आपको हमने बताया था कि परागकोश या लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है, ठीक है, उसके स्पष्ट रूप से दो भाग होते हैं, या हम सीधे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी की संरचना मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है। पहला हो गया परागकोश भित्ति। कौन सी भित्ति, परागकोश भित्ति, जिसको बोलते हैं एंथर वॉल। क्या बोलते हैं, एंथर वॉल। और दूसरी जो भाग होता है उसे कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं,
बीजाणु जनन कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? स्पोरोजीनस सेल्स के नाम से जानता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परागकोश भित्ति। देखिए यदि परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काटा जाए, ये आपको बता रहे हैं ये परागकोश है, ठीक है। ये परागकोश का सबसे शीर्ष भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, सॉरी ये क्या है, पुंकेसर होता है जिसका शीर्ष भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ये योजी ऊतक कहलाता है और ये क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है। परागकोश को यदि हम इस तरीके से काटे, यानी कि अनुप्रस्थ रूप से काटे, तो अनुप्रस्थ रूप से काटने पर आपको इसकी संरचना इस तरीके से दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप संरचना इनकी देखते हैं। देखिए ये लघु दो कोष्ठ यहाँ पे पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था परागकोश में दो पालियां पाई जाती है और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अर्थात एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां होती हैं और दो पालियों में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब परागकोश का ये सबसे भारी स्तर होता है, ये इस तरीके से। अगर इसकी संरचना को हम आरेख चित्र के जरिए आपको दिखाना चाहें तो हम इसकी संरचना को इस तरीके से भी आपको हम क्या है? दर्शा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको हम इसे दर्शा सकते हैं। तो परागकोश की जो भित्ति होती है, ठीक है, उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे बाह्य भाग को कहा जाता है बाह्य त्वचा। क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरा जो भाग कहलाएगा उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना, एंडोथीसियम या अंतैथीसियम के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरा जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मध्य परत। और चौथा जो भाग होता है उसे कहा जाता है टैपेटम। देखिए ये बाह्य त्वचा का, ये परागकोश की भित्ति का सबसे बाह्य भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। आरेख चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। और इस बाह्य त्वचा के नीचे दूसरा स्तर जो आपको हम बना करके दिखा रहे हैं, इस वाले भाग को कहा जाता है अंतैथीसियम। अंतैथीसियम के नाम से जानते हैं। तीसरा जो स्तर आपको हम दिखा रहे हैं, इस स्तर को क्या कहा जाता है? मध्य परत के नाम से जानते हैं। मध्य परत, मिडिल लेयर। और चौथा जो भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? टैपेटम के नाम से उसे जाना जाता है, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें कौन सी कोशिका कहा जाता है? बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परागकोश की जो भित्ति होती है वो परिधि से लेकर के, ये परिधीय भाग कहलाएगा, और परिधीय भाग से लेकर के केंद्रीय भाग तक क्या होती है? फैली हुई होती है और निम्न व्यवस्था के रूप में फैली होती है। अर्थात सबसे पहले बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एंडोथीसियम होती है, फिर मध्य परत होती है, फिर टैपेटम का स्तर पाया जाता है। आइए अब हम आपको इसे विस्तृत रूप से, ठीक है, परागकोश की भित्तियों पर हम विस्तृत रूप से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए देखिए परागकोश की जो भित्ति होती है,
परागकोश की भित्ति जो होती है उसका सबसे जो बाह्य स्तर होता है या बाह्य परत होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। परागकोश की भित्ति का सबसे बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा, या उसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। देखिए बाह्य त्वचा की कोशिका कैसी होती है? चपटी होती है। बाह्य त्वचा की कोशिका कैसी होती है? चपटी होती है, फ्लैट होती है। नंबर एक बात याद रखनी। दूसरी कोशिका है, इनकी कोशिका कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। तीसरी बात है कि ये यहाँ पर एक ही परत के रूप में पाई जाती है, दूसरी परत यहाँ पे हमने नहीं बनाई है। इसका मतलब है परागकोश का सबसे जो बाह्य स्तर एपिडर्मिस का होता है वो कैसा होता है? एक परतीय होता है, अर्थात यूनिलेयर्ड होता है। कैसा होता है? यूनिलेयर्ड, अर्थात एक परतीय रूप में क्या है? ये पाया जाता है। देखिए इनकी जो कोशिका होती है वो स्पर्श रेखीय है, दीर्घित प्रकार की होती है। स्पर्श रेखीय दीर्घित प्रकार की होती है। टेंजेंटली कैसी होती है? इलंगेटेड होती है। स्पर्श रेखीय कैसी होती है? दीर्घित प्रकार की होती है। और सबसे अंतिम बात सुन लीजिए कि बाह्य त्वचा जो होती है वो परागकोश को बाह्य परागकोश की क्या करती है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो बाह्य त्वचा क्या करती है? परागकोश की बाह्य आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करने का कार्य करती है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करती है। ये हमने आपसे बात कर ली है एपिडर्मिस के बारे में। देखिए एपिडर्मिस के पश्चात हमने आपको इस तरीके से कोशिकाएं दिखाई है, ठीक है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं कहलाएंगी वो कौन सी कहलाएगी? अंतःथीसियम की कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में एंडोथीसियम के नाम से क्या है? जाना जाता है। ध्यान से सुनना, एंडोथीसियम की कोशिकाएं क्या होती है? मोटी होती है। देखिए तो बड़ी भी होती है और कैसी होती है? मोटी होती है। तो पहला करैक्टर कैसी होती है? ये कोशिकाएं मोटी होती है। जिस तरीके से बाह्य त्वचा की कोशिकाएं एक परतीय होती है उसी तरीके से एंडोथीसियम की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? एक परतीय होती है। एक परतीय होती है अर्थात यूनिलेयर्ड होती है। देखिए इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? त्रिज्यीय रूप में दीर्घित प्रकार की होती है, यानी कि रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की होती है। रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की होती है। तिरछा रूप में कैसी होती है? दीर्घित रूप में क्या है? ये पाई जाती है। देखिए आपको बता दें कि एंडोथीसियम की कोशिका परागकोश में कहां पर पाई जाती है? बाह्य त्वचा के अंदर की ओर क्या होती है? पाई जाती है। ये बाह्य त्वचा और बाह्य त्वचा के अंदर की ओर क्या पाई जाती है? एंडोथीसियम की कोशिका पाई जाती है। आपको बता दें एंडोथीसियम की जो कोशिका होती है उसमें एक खास बात क्या होती है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति, आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति ये आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं। और आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों में क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोज का जमा होता है। किसका जमा होता है? अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? जमा होता है। किसमें होता है? एंडोथीसियम की भित्ति में। और कौन सी जगह एकत्रित होता है अल्फा सेलुलोज? आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति में अल्फा सेलुलोज का जमा होता है। और ये अल्फा सेलुलोज जो होता है वो रेशेदार पट्टी के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। या हम कह सकते हैं ये अल्फा सेलुलोज जो होता है वो रेशेदार पट्टी के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। इसका आकार, किसका आकार? अल्फा सेलुलोज जो होता है जो रेशेदार पट्टी के रूप में पाया जाता है, इसका आकार कैसे होता है? यू आकार का होता है, या फिर इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। यू आकार का होता है या कैसा होता है? गोलाकार होता है।
ये कोशिकाएं अर्थात एंडोथीसियम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? आर्द्रताग्राही होती है। कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है। किसकी कोशिकाएं होती है आर्द्रताग्राही? एंडोथीसियम की कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही क्यों होती है? क्योंकि इनकी कोशिकाओं का जो आंतरिक स्पर्श रेखीय जो भित्तियां होती हैं उन पर अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? जमा होता है, इसलिए ये आर्द्रताग्राही होती है। जो पराग कोष के स्फुटन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। जो पराग कोष के स्फुटन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। पराग कोष के स्फुटन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। स्फुटन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। ये खास बात आपको याद रखना। तो पराग कोषों के स्फुटन में कौन सहायक होता है? एंडोथीसियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं उन पे अल्फा सेलुलोज जमा होता है जो आर्द्रताग्राही के रूप में कार्य करता है। अर्थात कोशिक यानी कि पराग कोष के स्फुटन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिए ये एंडोथीसियम है और एंडोथीसियम के अंदर की तरफ ये इस तरीके से ये पतली पतली कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा स्तर भी आपको हम बना रहे हैं और इसी तरीके से एक तीसरा स्तर भी यहाँ पर क्या है? पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए एंडोथीसियम के अंदर की तरफ, एंडोथीसियम के अंदर की तरफ एक और पराग कोष की भित्ति का स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? मध्य परत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर के नाम से क्या है? जाना जाता है। मध्य परत पाई जाती है, मिडिल लेयर पाई जाती है। और मध्य परत जो होती है वो कैसी होती है? इनकी कोशिकाएं पतली होती हैं। कैसी होती है? थिन लेयर्ड होती है। और इनके अंदर लगभग 1 से लेकर के 3 परतें पाई जाती हैं। मध्य परत की कितनी परतें पाई जाती हैं? 1 से लेकर के 3 पाई जाती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से अधिक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर के 3 मध्य परत की क्या पाई जाती है? पराग कोष की भित्ति में मध्य परत की परतें पाई जाती है। देखिए ये मध्य परत क्या काम करती है, इस पे हम बात करते हैं। मध्य परत जो होती है वो क्या काम करती है? जब पराग कोष का स्फुटन होता है, ठीक है, और परिवर्तन होता है, तो इस दौरान क्या काम करती है कि ये कौन? मध्य परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणु जनन की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। मध्य परत की कोशिकाएं बीजाणु जनन की कोशिकाओं को, मध्य परत की कोशिका इन बीजाणु जनन की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है और पोषण प्रदान करने के बाद क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अर्थात ये मध्य परत की कोशिकाएं कैसी होती हैं? अल्पकालिक होती है। कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। ठीक है, देखिए मध्य परत आपकी समझ में आ गया होगा। मध्य परत के बाद हम अगली कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से हमने देखिए ये बड़े आकार की कोशिकाएं यहाँ पे बनाई हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं कोषोत्तक की कोशिका। कोषोत्तक कोशिका न बोले तो इन कोशिकाओं को टैपिटम की कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। आपको बता दें ये पराग कोष की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, इंटरनल पार्ट ऑफ कॉलम या एंथर वॉल। पराग कोष की भित्ति का सबसे कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है। और एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? भाग होता है, स्पेसिफिक पार्ट होता है। किसका भाग होता है? पराग कोष की भित्ति का एक विशिष्ट भाग होता है। देखिए इसकी कोशिकाएं आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। नंबर 1 बात आपकी समझ आ गया कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती है। नंबर 1 बात समझ आ गई। देखिए इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? दीर्घित प्रकार की होती है, इलोंगेटेड प्रकार की होती है, दीर्घित होती है। तीसरी बात है कि इनकी कोशिका भी कैसी होती है? बाह्य त्वचा एंडोथीसियम की तरह कैसी होती है? एक परतीय होती है, यूनिलेयर्ड होती है। एक परतीय रूप में ये क्या है? पाई जाती है, यूनिलेयर्ड होती है। ठीक है,
तीसरी बात है कि लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में जब आ जाते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में आते हैं तो ये टैपिटम पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जब लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में आ जाते हैं, टेट्राड अवस्था में आ जाते हैं, तो टैपिटम कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, विकसित हो जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप मेन बात और सुनिए, आप देख रहे हो कि टैपिटम की कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, सुस्पष्ट प्रकार का होता है। केंद्रक कैसा है, बिल्कुल विकसित प्रकार का दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव कैसा भरा होता है, सघन मात्रा में भरा है। कोशिका द्रव कैसा भरा होता है, सघन मात्रा में भरा होता है। और जब टैपिटम की कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो विकसित होने के पश्चात, टैपिटम की कोशिकाएं जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो विकसित होने के पश्चात ये इनका केंद्रक कैसा हो जाता है, बहुकेंद्रीय हो जाता है। केंद्रक कैसे हो जाते हैं, बहुकेंद्रीय और बहुगुणित हो जाते हैं। तो टैपिटम जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो केंद्रक कैसे हो जाता है, बहुकेंद्रीय और बहुगुणित हो जाते हैं। पॉलीन्यूक्लिएटेड एंड पॉलीमल्टिएटेड प्रकार के हो जाता है। देखिए हम बात करते हैं कि इन्हीं के अंदर, इनके अंदर टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, इनके अंदर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये गोलाकार जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है, वसीय संरचनाएं होती हैं। कैसी होती है, वसीय संरचना होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैपिटम की कोशिकाओं में गोलाकार वसीय संरचनाएं पाई जाती हैं। गोलाकार वसीय संरचनाएं पाई जाती हैं और इन गोलाकार वसीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस कहा जाता है। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाए कि प्रोयूबिस क्या है, तो टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस कहा जाता है। और ये प्रोयूबिस जो होते हैं इनमें स्पोरोपोलेनिन का क्या होता है, जमा होता है। जब इनमें स्पोरोपोलेनिन का जमा होता है तो प्रोयूबिस जो होता है वो किस में बदल जाता है, यूबिस काय में क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्रोयूबिस किस में बदल जाता है, यूबिस काय में। एक बार दोबारा फिर हम आपको इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर गोलाकार वसीय प्रकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस कहते हैं। और प्रोयूबिस में स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने पर प्रोयूबिस की कोशिकाएं किस में बदल जाती हैं, यूबिस काय के अंदर बदल जाती है। तो प्रोयूबिस यूबिस काय में जब बदल जाता है जब प्रोयूबिस में किसका जमा होता है, स्पोरोपोलेनिन का क्या होता है, जमा होता है, स्पोरोपोलेनिन। और आपको बता दूं ये स्पोरोपोलेनिन होता है वो परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है। परागकणों का बाह्य चोल किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से ही बना होता है। तो ये परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करने में क्या होता है, परागकण के बाह्य चोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इज दैट राइट? देखिए अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि भैया आवर्तबीजी पादपों में कोशिका के स्वभाव के आधार पर टैपिटम कितने प्रकार के होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।